गुस्से की सही दिशा। सुनील पेशे से एक वकील था। एक दिन की बात है, वो अपने चैम्बर में बैठा था। एक पक्की उम्र का आदमी जिसके साथ उसका 15-16 साल का लड़का था, दंदनाता हुआ अंदर जा घुसा, जिसका नाम मुकेश था। उनके हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफेद कपड़ा जिसमें मिट्टी लगी थी। उसने वकील से कहा, मुझे अपने छोटे भाई के पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए और क्या खर्च लगेगा। सुनील ने उन्हें बैठने के लिए कहा। सुनील ने नौकर से पानी लाने को भी कह दिया। मुकेश और उसका बेटा कुर्सी पर बैठ गया। उसके सारे कागजात सुनील ने देखे। आधा पौना घंटा गुजर गया। इसके बाद सुनील ने कहा, मैं इन कागजों को देख लेता हूँ, फिर आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए, शनिवार को मुझसे यहीं पर आकर मिलिए। इसके बाद 4 दिन गुजर जाते हैं और मुकेश फिर से यहाँ पहुँचता है और वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। वो बहुत परेशान लग रहे थे, अपने भाई पर बहुत गुस्सा भी थे। सुनील ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया, आप प्लीज आराम से बैठ जाइए। मुकेश बैठ गया। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। सुनील ने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं और आपके परिवार के बारे में और आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी मैंने बहुत जानकारी हासिल की। मेरी जानकारी के अनुसार आप केवल 2 ही भाई हैं। आपके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। बाबा, आप 9वीं पास है और आपका छोटा भाई इंजीनियर है। मैं जानता हूँ कि आप अपने छोटे भाई पर यह केस क्यों करवाना चाहते हैं। उसके बाद मुकेश ने बताना शुरू किया, हम 2 भाई हैं। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तो मैंने अपने भाई को औलाद की तरह पाला पोसा। मैंने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए अपना स्कूल तक छोड़ दिया। लोगों के खेतों में दिहाड़ी का काम किया। कभी अंग पर कपड़ा और पेट भर खाना नहीं मिला, फिर भी भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी नहीं होने दी। और एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिए। तब भाई लहूलुहान हो गया था। तब मैंने उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल लेकर गया। सही देखा जाए तो मेरी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में मेरी जान बसती थी। माँ बाप के बाद मैं इसका बाप हूँ, ये भावना थी मेरे मन में। फिर बड़ा होकर मेरा भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया और मेरा दिल खुशी से भरा था। फिर मैंने जी तोड़ मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए अपने रात दिन को एक कर दिया। यानी बीवी के गहने गिरवी रखे, कभी साहूकार से पैसा लेकर मैंने उसकी हर जरूरत पूरी की। मगर एक दिन अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी निकालने के लिए कहा और मैंने अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी, ये कहकर कि कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेकर, मुझे तो गांव में ही रहना है। ये कहकर मैंने उसे अपनी किडनी दे दी। मेरी शादी के कुछ साल के बाद मेरा छोटा भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने लगा। मेरी बीवी ने लड्डू बनाए तो मैं उसे देने के लिए गया। खेत में मकई खाने तैयार हुई, भाई को दे गया। कोई तीज त्योहार हो, भाई को नए कपड़े भेजता रहा। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर मैं उसे डिब्बा देने के लिए साइकिल पर जाता था। हाथ का निवाला पहले मैंने अपने भाई को खिलाया। फिर वो मास्टर पास कर गया तो मैंने खुशी में पूरे गांव को खाना खिलाया। फिर उसने उसी के कॉलेज की लड़की जो दिखने में बहुत सुंदर थी, उससे शादी कर ली। मैं नाराज हो गया, मगर उसकी खुशी के आगे ही मेरी खुशी थी, इसलिए दोनों को मैंने आशीर्वाद दिया और वो दोनों खुशी खुशी अलग शहर में रहने लगे। छोटे भाई की शादी और नौकरी को अब 3 साल हो चुके हैं, पर ना जाने किसकी नजर लग गई है। शादी के बाद भाई ने अपने बड़े भाई के आना और मिलना बंद कर दिया। जब मैंने पूछा तो कहता है, मैंने बीवी को वचन दिया है कि हमारे घर में गांव से ना कोई आएगा और ना हम जाएंगे। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। मैंने अपने भाई को पैसों के लिए फोन किया, मगर उसने साफ तौर पर मना कर दिया। मैंने पूछा तो कहता है, भाई साहब अभी सिर पर बहुत कर्ज है। पिछले साल शहर में अपना फ्लैट खरीदा था, उसी के लिए कर्ज लिया है। मेरी पत्नी अब बीमार रहती है। मेरे भी बच्चे बड़े होने लगे हैं। मैंने जो कुछ कमाया है वो गांव की जमीन है। मेरा भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दूं,
मगर वो जमीन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों और बीवी की है, मैं उसे कैसे दे दूं? इतना सुन के सुनील ने उन्हें रोका। नौकर जो चाय लेकर आया था उनको पकड़ते हुए कहा कि तो अब आप चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना दे, पर बल्कि उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्यों यही चाहते हैं ना आप? तो तुरंत बोले हाँ। वकील सुनील ने कहा, हम स्टे ले सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, तुम्हारा इसमें बहुत खर्च आएगा और काफी सारा समय भी बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत और जद्दोजहद के बाद तुमको वो मिल जाएगा जो आप इस समय चाहते हैं, पर आपने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो नहीं मिलेगा। आपकी दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी, आपने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो वापस नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के सामने उस फ्लैट की कीमत कुछ भी नहीं है। छोटे भाई की नीयत बदल गई, वो अपने रास्ते चला गया, अब तुम भी उसी रास्ते पर मत जाओ। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रहने दो। और इस वक्त जो आपको गुस्सा आया हुआ है उसे अपने छोटे भाई पर निकालने के बजाय उसकी मेहनत अपने बेटों और बच्चों पर ध्यान दो। ये अपना वक्त अपने बच्चों को दो, अपना ये पैसा अपने बच्चों पर लगाओ। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। मुकेश सुनील का मुंह देखते ही रह गया, उठकर खड़ा हो गया, सब कागजात उठाए और आंखें पूछते हुए बोला, चलता हूँ वकील साहब। कई साल बीत गए, मुकेश वकील के पास वापस नहीं आया। इस बात को अब अरसा गुजर चुका है। एक दिन मुकेश अचानक फिर से वकील के ऑफिस में आ गया। बालों में सफेदी झांक रही थी उसके, और साथ में एक नौजवान लड़का था और हाथ में थैली। सुनील ने कहा, बाबा बहुत दिनों के बाद आए हो, बैठो। मुकेश ने खुशी से कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने के लिए आया हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, बैंक मैनेजर है, बेंगलोर में रहता है, कल गांव आया, अब वहाँ 3 मंजिला मकान बना लिया है और गांव में थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली है। और छोटा बेटा मेरा पूरा कारोबार संभाल रहा है, और अब बिटिया की शादी है, उसी का न्योता आपको देने के लिए आया हूँ। सुनील ने मुकेश के चेहरे से टपकते हुए खुशी को देखा तो वो भी खुश हो गए। मुकेश बोला, वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। आपने बहुत नेक सलाह दी थी और मुझे उलझनों से बचा लिया, जबकि गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं आपकी बात सुन ली, और मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया और भाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। आज हमारा पूरा परिवार धनी और खुशहाल है। हमारे पूरे परिवार की ओर से आपका दिल से धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्से को सही दिशा में अगर मोड़ दिया जाए तो पछताने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, बल्कि आदमी अपने और दूसरे दोनों को ही नुकसान से बचा सकता है।